गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी डीएलएड की 4th सेमेस्टर की साइंस की क्लास है। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक इवैल्यूएशंस में नेचुरल सिलेक्शंस पढ़ा और ऑर्गेनिक इवैल्यूएशंस ऑफ थ्योरी पढ़ा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ा, उसी के क्रम में आज हम जैव विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ेंगे, मतलब म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एक शब्द आया है उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशंस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, फिर हम इसके प्रिंसिपल्स को समझते हैं। म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन होता क्या है। उत्परिवर्तन आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन। आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में अगर कोई अचानक सा परिवर्तन होता है तो वही हमारा उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और उत्परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मतलब अगर एक आनुवंशिक पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफॉर्म होता है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। मतलब किसी भी जीव में अगर अचानक सा परिवर्तन हुआ तो वह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होगा और यह परिवर्तन जो है नई प्रजाति की उत्पत्ति भी करता है। हॉलैंड के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिन्होंने जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशंस दिया, उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। डी ब्रिज ने इसको सॉलिटेशंस का प्रोसेस बताया है। मतलब जो अचानक सा एक आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो रहा है और यह जो प्रक्रिया है इससे एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। इस प्रोसेस को हम म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने समझ लिया कि उत्परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। उत्परिवर्तन मतलब एक आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जैव विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है और यह सिद्धांत क्या कहता है। मतलब इस प्रिंसिपल में कौन कौन सी चीज़ें हमारी विद्यमान हैं, आइए आगे हम बात करते हैं। हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने देखा कि इबिनिग्न प्रिमरोज नामक पौधों में अचानक एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जो अन्य पौधों से भिन्न था। मतलब ह्यूगो डी ब्रिज ने इबिनिग्न प्रिमरोज नामक पौधों में अचानक एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ देखा जो कि अन्य पौधों से भिन्न था। डी ब्रिज ने इस अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन की संज्ञा दी, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि हमारे आसपास पेड़ पौधे विद्यमान रहते हैं, हमारे ही घरों के गार्डन में छोटे छोटे जो होते हैं पौधे विद्यमान होते हैं। होता है क्या है कि अगर मान लीजिए हमने एक पौधा लगाया, उस पौधे के बगल एक छोटा सा और पौधा उत्पन्न हो गया, लेकिन हमने उस पौधे के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में ध्यान नहीं दिया। फिर किसी दिन हमने देखा कि अचानक सा वो पौधा बड़ा हो गया, तो हमें क्या लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ है हमारी बागवानी में या हमारे गार्डन में वो अचानक सा हुआ है। लेकिन जो पौधे के उत्पन्न होने की प्रक्रिया है वह जो होती है धीमी गति से होती है, लेकिन अगर हम उसे अचानक सा देखते हैं या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। उसी तरीके से ह्यूगो डी ब्रिज ने भी इबिनिग्न प्रिमरोज नामक पौधे में अचानक एक ऐसा पौधा देखा जो कि अन्य पौधों से भिन्न था।
इस पौधों को उन्होंने उत्परिवर्तन की संज्ञा दी। मतलब पौधे की जो प्रक्रिया हुई वह धीमी गति से हुई, लेकिन हमने उसे एक सर्टेन टाइम के बाद देखा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हमने उत्परिवर्तन या हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यूगो de Vries ने उत्परिवर्तन का नाम दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ आ गया कि जैव विकास का सिद्धांत या म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस क्या कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैव विकास के प्रमाण। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट होगी मेरी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैव विकास के प्रमाण, मतलब एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवैल्यूएशंस। ऑर्गेनिक इवैल्यूएशंस के बारे में जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो जीवों के विकास का क्रम है उस पे हमारे मानसून का, हमारी भौगोलिक स्थिति का, हमारी प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसमें ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, गहरे समुद्र, बर्फीले पहाड़ तो कई मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ये जो विभिन्नताएं हमारे जीवों में पाई जाती हैं वो निम्नलिखित क्रम में होती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे विभिन्न आवासीय जीव, शीत आवासीय जीव और जलीय आवासीय जीव और सम आवासीय जीव, मतलब एक ही आवास में रहने वाले जीव उपस्थित होते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है जिसमें ये पेंगुइन, ये छोटे छोटे जानवर, ये जलीय जीव, मतलब विभिन्न आवास के जीव जिसमें शीत आवासीय जीव पेंगुइन वगैरह हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले आपके पेड़ हैं, जलीय आवासीय जीव में आपकी मछली है, और सम आवासीय जीव में रहने वाले आपके छोटे छोटे पक्षी, पेड़ पौधे, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिया है कि सम आवास के जीव होते क्या हैं, ओके प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि जो जीवों का विकास हुआ वह उसका क्रम जो था उनकी भौगोलिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता था। मतलब एक जीव जहाँ पर निवास करते हैं उनमें उनके मानसून का, उनके भौगोलिक स्थिति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में उपलब्ध जीव हैं उनमें हम भिन्नता या उनके लक्षण कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि यह जीवों में उपलब्ध है या नहीं। वर्तमान में उपलब्ध जीवों के वर्गीकरण शरीर रचना, भ्रूण विकास, भौगोलिक विकास, आनुवंशिकता, कार्मिकी, जैव रसायनों का तुलनात्मक अध्ययन आदि के द्वारा जीवों के विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब जो हमारे जीव हैं उनका अगर हम प्रमाण देखते हैं तो इनके प्रमाण में विभिन्न प्रकार के लक्षण विद्यमान होते हैं, जिनमें शरीर रचना, भ्रूण विकास, भौगोलिक विकास, आनुवंशिकता और रासायनिक विकास, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आदि सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने एक एक टॉपिक को कि कैसे हम जैव विकास के प्रमाण यानी एविडेंस को कैसे दिखाएंगे कि ये हमारे ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन में भागीदारी है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवशेषी अंगों का प्रमाण। इससे पहले आप मुझे ये बता दो, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवशेषी अंगों का प्रमाण, मतलब एविडेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे मनुष्य में भी, हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर, जानवरों के अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ जो होते हैं वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मनुष्य के जो शरीर में लगभग 10 वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा अभी आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी अवशेषी अंग होते क्या हैं। तो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग जिनकी उपयोगिता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब
अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी वर्तमान में उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ये जो अवशेषी अंग होते हैं, मैंने आपको बताया कि पक्षियों में, मनुष्यों में, जानवरों में, सब में पाए जाते हैं। मनुष्यों में तो कम से कम 10 जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के मेरुदंड के पीछे पूंछ की हड्डी, वर्तमान मनुष्य में जो होती है पूंछ की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन जो हमारे आदि मानव थे, मतलब पूरा पाषाण काल से पहले के मनुष्य, उनमें यह प्रक्रिया विद्यमान थी, जो कि आज भी है। मनुष्य के मेरुदंड में पूंछ की हड्डी पाई जाती है। कान के चारों ओर मांसपेशियाँ, हमारे कान के चारों ओर की जो मांसपेशियाँ हैं। अपेंडिक्स हमारा, जिसका भी कोई उपयोग नहीं है। मेढक, पक्षी, बिल्ली इत्यादि में पाए जाने वाली लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी अवशेषी अंग कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, मतलब अवशेषी अंग होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं अंगों की समानता का प्रमाण, एविडेंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। इतना आपको समझ आ गया कि अवशेषी अंग क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम समानता की बात करते हैं कि कैसे हम यह प्रमाणित करेंगे कि अंगों में समानता कैसे होती है। ठीक है, समानताएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरी है हमारी समजात संरचनाएं। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। सॉरी बच्चों, अब हम बात करते हैं समरूप या समवृत्ति रचनाएं। तो अलग अलग जीवों के ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति में अंतर होता है, समरूप या समवृत्ति अंग कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनके अंग एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति का अंतर होता है, उनके प्रोडक्शंस में अंतर होता है, वो हमारे समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। आपको उदाहरण से बताते हैं कि पक्षी, चमगादड़, इन तीनों के जो पंख होते हैं, इनके पंख का काम उड़ना होता है, लेकिन इनके अंगों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मैंने आप एक स्ट्रक्चर बनाया है एक कीट का, ये एक बटरफ्लाई है और ये चमगादड़ का एक पंख है। इन दोनों का काम ही जो होता है वो उड़ना होता है, लेकिन इनके अंगों में विभिन्नता आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है और इसका किस टाइप का। इनके पंखों का काम तो उड़ना है, लेकिन इनके अंगों में विभिन्नता है। इस प्रकार के विभिन्नता को हम समवृत्ति अंग कहेंगे। इस प्रकार के जो अंग हैं इनको हम समवृत्ति अंग कहेंगे। इनके कार्य एक है, लेकिन इनके अंगों में विभिन्नता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक यानी समजात संरचनाएं। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एक मूल रचना एवं मूल रचना समान होती है, किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना समान होती है, मतलब उनकी बनावट एक जैसी होगी, उनका प्रोडक्शंस यानी उनकी उत्पत्ति जो होती है एक जैसी होगी, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग को हम समजात अंग कहते हैं या समजात अंग कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेढक की अगली टांग, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ। जैसे मेढक की जो अगली टांग है, मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बना दिए हैं। जैसे ये शील के पाद है, ये मनुष्य के हाथ हैं। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं वो समजात अंग है। मेढक जो होते हैं अपनी अगली टांग से उछलने का काम करता है, और मनुष्य भी अपने हाथों से जो होता है वो कार्य करता है। जैसे मैं अपने हाथ के थ्रू आपको लिख के समझा रही हूँ, समझ सकते हो ना, बस वैसे ही। तो एक जो होता है समजात अंग के बारे में आप समझ गए कि मतलब ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होगा, लेकिन उनके कार्यों में अंतर होगा। ठीक है, हमने 2 पॉइंट अभी तक समझा, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एक होमोलोगस ऑर्गन्स।
अब हम जीवाश्म प्रमाण यानी फॉसिल एविडेंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल एविडेंस का मतलब होता क्या है? फॉसिल का मतलब क्या होता है? एविडेंस तो मैं आपको समझा दूंगी कि एविडेंस क्या होता है। फॉसिल का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले फॉसिल मतलब जीवाश्म। तो पृथ्वी के भीतर सैकड़ों एवं हजारों वर्ष पूर्व के जीवों के अंश दबे हुए पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ये तो हमें नहीं पता कि कब से है, हम कहते हैं हजारों अरबों करोड़ों वर्ष पहले से हैं। ठीक है, और इतने वर्षों पहले से हैं तो इसमें जो जीव होंगे, जो एक जनरेशन उत्पन्न हुई होगी, वो बाद में भी कहीं न कहीं विलुप्त हो गई या फिर उनका विकास हुआ। जैसा भी हुआ, हम इन सब के बारे में अगर जानते हैं तो हमारी जो हिस्ट्री है वही बताती है कि हम ऐसे थे, बाद में ऐसे हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से जीवाश्म जो होता है वह भीतर पृथ्वी के भीतर सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व के जीवों के दबे हुए अंश के बारे में बताता है, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर हम जीवाश्म के बारे में स्टडी करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान यानी फॉसिलोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर नामक साइंटिस्ट ने 1800 में की थी। ठीक है, जंतुओं और पौधों के जीवाश्म के अध्ययन से प्राप्त होता है, जो हमारा जीवाश्म होता है कि इन पर जंतुओं और पौधों के जीवाश्म के अध्ययन से प्राप्त होता है कि इन पर जलवायु और मौसम का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको पूरी क्लास के टॉपिक में बताया है कि जो हमारा जलवायु, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनका हम पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहले के जंतु मौसम और भौगोलिक परिवर्तन के कारण परिवर्तित होते गए और हमारी नई पीढ़ी या वर्तमान स्थिति का विकास हुआ। तो समझ आया प्यारे बच्चों की फॉसाइल एविडेंस हमने किस तरह देखा। ठीक है, जैसे जलीय जीवों प्रोटोजोआ और शैवाल, पौधों में मांस और फर्न, जंतुओं में कशेरुकी और आकशेरुकी आदि। जो हमारे जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम चट्टानों की आयु का निर्धारण रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से करते हैं। मतलब अगर हमें किसी पुरानी से पुरानी चीज़ के बारे में जानना है, या फिर कितनी पुरानी वह चट्टान है, या फिर कितनी पुरानी यह जो ज़मीन है जहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं या संरचना, उसके बारे में जानने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स की सहायता करते हैं किसी चीज़ की, कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है इसके बारे में जानने के लिए। जैसे मैंने आपको एक चीज़ दर्शाया है, अच्छे से दर्शा नहीं पाई हूँ कि घोड़े के विकास के क्रम पहले कैसे था, बाद में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ, और अब जो है कैसा हो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं कि हम कैसे अपने ऑर्गेनिक इवैल्यूएशंस जो होते हैं उनके प्रमाण कैसे देंगे, कैसे हम अपने जो एविडेंस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़कर यह जानते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है या फिर इनका विकास कैसे हुआ। तो मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हमारे मोमोलोगस ऑर्गन्स और हमारे फॉसाइल एविडेंस। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए, फिर आगे टॉपिक में आपको बताऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।